हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों का अब साइंस का पेपर हो चुका है, तो इतनी तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एसएसटी रह गया। बेसिकली आपका संस्कृत भी है, बट संस्कृत को इतना इंपॉर्टेंस आप देते नहीं है, मुझे मालूम है आप कितना पढ़ते हैं। तो अब प्रॉपर आ चुके हैं हम सोशल साइंस की तरफ। और इससे पहले मैंने 4 वीडियोज़ करा दिए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए थे मैंने। अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन उन्हीं वीडियो से और इन वीडियो से आने वाले। ठीक है, समझ में आ गया, येस और नो। चलिए, अगर कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो भी कॉर्नर पे दिया हुआ है। आज एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। कहने को तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को जज करना है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और जो भी रिपीट हो रहा है उसको जाके हैशटैग डाल दीजिए, स्टार डाल दीजिए, जो भी अपने पास लिखना है आपको लिख लीजिए, क्योंकि जो सारा काम है ना वो रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर ही है। जितना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होगा पेपर, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पेपर में उतने ही उसके आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो सारा खेल किसका है? रिपीटेड क्वेश्चन का। तो रिपीटेड क्वेश्चन कीजिएगा और बेस्ट कीजिएगा। ठीक है, और फिलहाल तो हम रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की वीडियो में। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो भारतीय संघीय प्रणाली जो है ना, उसकी 3 विशेषताएं बतानी है। और भारतीय संघ प्रणाली जो है ना, सबसे पहले तो वो बताइए कि भारतीय संघ प्रणाली होता क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में चाहते हैं, इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम में। और फेडरल सिस्टम से क्वेश्चन इसलिए भी ज़्यादा उठते हैं क्योंकि जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री है, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी फेडरल से बहुत बार हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में इस बार भी आया था। ठीक है, जो प्री बोर्ड हुआ इससे पहले वाले। और तो चलिए पहले बताइए, संघवाद क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय संघ या फिर फेडरल सिस्टम। देखो, फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है जहाँ पे जिस भी कंट्री के अंदर 2 गवर्नमेंट आपने देखी होगी, एक होती है स्टेट और दूसरी होती है यूनियन। ठीक है, यहाँ पे स्टेट और दूसरी यहाँ पे यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं आप फेडरल सिस्टम। तो इंडिया के अंदर तो फेडरल सिस्टम है ही। सेंट्रल में आपके मोदी जी, ठीक है, और स्टेट में रेखा देवी, ठीक है, और रेखा सिंह रेवा, ठीक है, आपकी नई जो भी सीएम बनी है। बाकी इससे पहले केजरीवाल साहब थे। ठीक है, तो स्टेट की सीएम और देश के पीएम अलग अलग हैं, अलग अलग गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एक है मगर अलग अलग तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे फेडरल सिस्टम। मगर वहीं पे फेडरल सिस्टम नहीं होती तो एक गवर्नमेंट अगर पूरे देश को रूल कर रही होती तो वन पार्टी रूल, वन गवर्नमेंट का खेल चलता। बट फेडरल का मतलब होता है संघीय, यानी कि 2 गवर्नमेंट जहाँ पे एक देश में काम करें। ठीक है, राज्य के अलग और केंद्र के अलग। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। आंसर आपको जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले डेफिनेशन देनी पड़ेगी। जैसे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी द्वैध शासन प्रणाली। इंडियन फॉलोज अ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम विद सेपरेट पावर्स फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी द्वैध शासन प्रणाली से हमारा तात्पर्य है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, यानी भारत में केंद्र अलग है और राज्य सरकार अलग है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, पावर दो मैं ये तीनों मैं आपको बताऊंगा, विशेषता में आपको ये तीनों पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, दूसरा है डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन भी किस तरीके से किया गया है? तो पहले संविधान में संघ सूची बनाई गई है, फिर दूसरी राज्य सूची बनाई गई है, और तीसरी समवर्ती सूची बनाई गई है। अब सबसे पहले देखो राज्य सूची क्या होती है। राज्य सूची का मतलब होता है कि जिसके जो काम राज्य में है। ठीक है, जैसे राज्य के अंदर की कृषि, ठीक है, किसी स्टेट की कृषि जो एग्रीकल्चर है वो उसी में आएगी। ठीक है, और वहीं पे उसकी जो पर्सनल जो छोटी जेल होगी वो भी उसी में आएगी। ठीक है, फिर आती है संघ, यानी सेंट्रल पावर में। सेंट्रल पावर में आती है लाइक बाहर के विदेशी व्यापार का जो भी टैक्स वगैरह होगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए जो भी रूल वगैरह बनाने, वो भी सेंट्रल देखेगी। तो 2 तरह की सूची के अंदर डाला गया, पहला संघ सूची और दूसरा राज्य सूची। फिर जो कुछ चीज़ ऐसे आती है जो दोनों में आती है, संघ में भी होती है, राज्य में भी होती है। ठीक है, जैसे शिक्षा जो है वो सेंट्रल के अंडर में भी होता है और स्टेट के अंडर में भी होते हैं। जैसे आप सीबीएसई से पढ़ते हैं तो सीबीएसई तो आपका क्या हो गया? सेंट्रल हो गया, लिखा भी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी। ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है। ठीक है, अब सीबीएसई तो आपका सेंट्रल में हो गया, जो कि यार स्टेट वाला फॉलो कर सकता है, नहीं करना चाहे कोई बात नहीं। मगर फिर आते हैं आपके राज्य के अंदर भी, जैसे बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, है ना, ठीक है, यूपी बोर्ड,
तो ये यूपी सरकार अपना खुद का तो गवर्नमेंट मतलब खुद की तो एक शिक्षा नीति बनाएगी, शिक्षा चलाएगी, बट साथ में सेंट्रल भी उसके हाथ में है कि वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कोई बंदा अगर सीबीएसई से पढ़ना चाहे, ठीक है, तो वो सेंट्रल के साथ क्या हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है, ठीक है, कोलैबोरेशन कर सकता है। चलिए, तो डिवीज़न ऑफ पावर में आपको ये तीनों सूची के बारे में बताना पड़ेगा, लिस्ट के बारे में बताना होगा, यानी कि पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फिर आता है थर्ड है जुडिशरी। हमारे देश के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, ठीक है, जैसे उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशल के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो ऐसे एक्ट करता है, इंडिपेंडेंट एक्ट करता है, ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए जो भी डिस्प्यूट होता है एक राज्य का दूसरे राज्य, जैसे दिल्ली हरियाणा में अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको कौन हटाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या बोलता है, फैसला देगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये तीसरा है, ये 3 पॉइंट है आपके। अगर पूछ लिया जाएगा आपसे यूनियन लिस्ट के बाद अगर आपसे फेडरल सिस्टम की विशेषताएं पूछ ली जाएगी तो आपको फेडरल सिस्टम की विशेषताएं ऐसे ही बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, यस और नो, कमेंट में बताइए, समझ में आए, ठीक है। इजी है भाई, इजी है, मगर पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इससे, इसलिए मैंने आपसे पूछा, ठीक है। क्लियर, यस और नो। चलिए अगला है डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ द रबी क्रॉप सीजन, यानी रबी फसल के मौसम की कोई 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो रबी फसल के बारे में जब आपसे पूछेगा तो आपको सबसे पहले बुआई का समय लिखना पड़ेगा, यानी सोइंग टाइम, ठीक है, सोइंग टाइम या बुआई का समय। तो लिखा है रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर, ठीक है, अप्रैल। तो रबी फसल जो होती है ना, सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून में काटी जाती है, ठीक है। तो रबी फसल जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर में सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से जून में काटी जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो रबी क्रॉप्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, यस और नो बताओ, ठीक है, यस और नो, ठीक है। तो रबी फसल या फिर खरीफ फसल दोनों में से किसी के बारे में विशेषता अगर पूछेगा, ठीक है, ठीक है, तो रबी फसल के बारे में अगर या फिर खरीफ फसल के बारे में 3 विशेषताओं के बारे में बात करेगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि बुआई का समय सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रबी फसलें सर्दियों अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून में काटी जाती हैं, ठीक है। ये रहा। अब ये रबी फसल होती कौन कौन सी है, तो मेन जो क्रॉप्स है रबी में, पहला है गेहूँ, दूसरा है जौ, तीसरा है सरसों और चौथा है चना। ये चारों के बारे में लिख देना बहुत है, ठीक है। गेहूँ, जौ, सरसों और चना ये प्रमुख रबी फसलों में कहलाती है, ठीक है। फिर आता है इरिगेशन डिपेंडेंसी, आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इरिगेशन डिपेंडेंसी का मतलब ये किस पे निर्भर करती है इसकी सिंचाई, तो बेसिकली इसकी सिंचाई जो है वो कम वर्षा पर निर्भर करती है। रबी फसलों के लिए कम वर्षा भी होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। यानी रबी क्रॉप्स जो है वो रिक्वायर करती है लेस रेनफॉल, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स रिक्वायर लेस रेनफॉल एंड मेनली डिपेंड ऑन इरिगेशन, यानी कि रबी जो फसल है ना वो इरिगेशन पे डिपेंड होती है, उसकी सिंचाई जो है ना वो रेनफॉल पे डिपेंड होती है, मगर इतनी डिपेंड होती है, कम वर्षा पर भी काम हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। 7th है एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन शेपिंग द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र के परिणामों को आकार देने में राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण करना है आपको, 7th में ये बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं तो लिखा है कि 7th लोकतंत्र के परिणामों को आकार देने में राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो है, ठीक है, इसमें आपको बताना है जनप्रतिनिधि, मतलब पहले वो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र के परिणामों को, ठीक है, यानी लोकतंत्र के परिणाम मतलब आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को, ठीक है, राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। यानी लोकतंत्र राजनीतिक दलों से कैसे जुड़ा हुआ है ये बताइए। तो पहला तो है जनप्रतिनिधित्व, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। तो राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करती है और जनहित को दर्शाते हैं, यानी कि राजनीतिक दल जो है ना वो जनता और सरकार के बीच जो वो ब्रिज है ना उसको बनाती है,
यानी ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन बाय रिप्रेजेंटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो जनप्रतिनिधित्व राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करती है और जनहित को दर्शाती है। अगला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब होता है नीति निर्माण। नीति निर्माण के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, दे इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेटिव डिसीजन टू रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो अगला है नीति निर्माण। तो नीति निर्माण जो है वो राजनीतिक दल सरकार की नीतियों और विधायी निर्णय को समाज की आवश्यकता के अनुसार प्रभावित करती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो राजनीतिक दल जो है ना वो सरकार की नीतियों को बताती है, उसकी विधायी निर्णय को बताती है कि समाज तक कैसे पहुंचाना है, उसके अनुसार काम करती है। ठीक है, अगला है पॉलिटिकल अवेयरनेस। थर्ड है पॉलिटिकल अवेयरनेस, जहाँ फिर आप बोलते हो राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो, राजनीतिक दल जो है ना नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाते हैं, उन्हें शासन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि कुल मिला के पॉलिटिकल पार्टीज ये भी दिखाती है कि भैया आपका जो हक है, आपका एक हक है सरकार को चुनने का, आपको सरकार बेहतर बनाने का हक है। ठीक है, अपने विकास के लिए काम करने वाले लोगों को चुनने का पूरा हक है। तो उस हक को आपको दिखाना पड़ेगा और उसके लिए वो आपके घर घर जाके हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। ठीक है, अपने जो भी आने वाले समय में प्रॉमिस करते हैं उन्हें निभाएंगे नहीं निभाएंगे, वो उस तरह के प्रॉमिसेस आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। तो आपको भी लगता है यार ये लोग तो हमसे कनेक्टिव है, हमसे कनेक्शन लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन्हें वोट देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, राष्ट्रवाद वाला। अगला है राष्ट्रवाद की पहली, तो अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एवेल्यूड द स्टेटमेंट। यानी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो यार राष्ट्रवाद सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलता है। और राष्ट्रवाद मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है कि एक भावना, एक स्पिरिट जो कि अपने देश से बांध के रखती है, हमें देश के प्रति हमें एक होने का मौका देती है। अब जैसे इस संडे को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो वहाँ पे आप राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की एक भावना देखना। जब हमारा कोई विकेट गिरेगा तो हमें दुख होगा और हमारा प्लेयर कोई फिक्स मारेगा तो कितनी खुशी होगी। तो कुल मिला के यही तो भावना है कि अपने देश के लोगों के प्रति, देश के प्रति अगर आपके अंदर एक बेहतर और अच्छी फीलिंग है तो दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म, है ना, राष्ट्रवाद की भावना। तो राष्ट्रवाद की भावना फ्रांसीसी क्रांति के समय में क्या थी और क्या उसका पहलू था एक, तो आज हम उसी पहलू के बारे में बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा गया कई बार, तो मैंने सोचा चलो इसको ढंग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि पहला तो ये था एंड ऑफ मोनार्की, राजतंत्र का अंत। हर व्यक्ति यही चाहता था कि भाई राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए, उसका एक अंत कर दिया जाए, क्योंकि जब तक राजतंत्र रहेगा, राजा का शासन रहेगा, तब तक लोगों को ये नहीं एहसास होगा कि ये देश हमारा है और इस देश के लिए हमें कुछ करना है ना। उन्हें बस ये रहेगा कि हमें राजा के लिए काम करना है, राजा ही हमारा सब कुछ है। तो लोकतांत्रिक आदर्शों को मानने वाले राजतंत्र में कभी बिलीव नहीं करते और राजतंत्र के खिलाफ भी लड़ाई करते हैं। तो एंड ऑफ मोनार्की के अंदर जब हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट राष्ट्रवाद का आने का कारण ही था एंड ऑफ मोनार्की। राष्ट्रवाद तभी निकलेगा जब राजतंत्र खत्म होगा, और राजतंत्र खत्म हुआ। सेकेंड आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। जब आप किसी देश में रह रहे हो और आपको वहाँ के अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी मानव के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता जैसी चीज़ें जो है वो हर प्रत्येक मानव को मिलती है देश में। और जब उस देश की जो मेन चीज़ें होती है, ये जो अधिकार वगैरह होता है, राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जब सिटीजन को दिया जाता है तो सिटीजन को भी लगता है कि यार ये अपना है। ये आप बचपन से सीखते हैं। आप सेक्शन बी में हैं, जब आपके दोस्त की लड़ाई होती है सेक्शन बी वाले की, तो आप सेक्शन सी वाले को जाके तोड़ते हैं, क्योंकि उस समय आपने राष्ट्रवाद के नाम पे अपना सेक्शन बी ज्वाइन कर लिया होता है ना। आप उस क्लास में बैठे हैं, उस क्लास का मॉनिटर आपको बना दिया गया है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप, ठीक है भले ही वो अलग बात है कि आप अपनी क्लास में मॉनिटर बन के बिगड़े बच्चों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, आपको उनसे गुस्सा है, मगर एक चीज़ कभी नहीं भूलोगे कि अब बात आएगी तुम्हारे सेक्शन की, तो तुम्हारा वो जो बिगड़ा बच्चा है ना वो भी तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि आप अपने सेक्शन के लोगों की बाहर वाले सेक्शन के साथ क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिशन कर रहे हो। तो तब तुम्हारे मन में एक फीलिंग आती है ना, उसको राष्ट्रवाद की फीलिंग कह सकते हो, वो तुम्हारे लिए राष्ट्र बन गया वो सेक्शन।
तो कुल मिला के यही सीन है कि जब तक आप आंतरिक लड़ाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मगर जब आप विदेशों के साथ कंपैरिजन करेंगे खुद का, तो आपके अंदर एक फीलिंग होगी राष्ट्रवाद की, ठीक है। और जहाँ पे आप समानता और स्वतंत्रता मांगेंगे, ये आपके क्या है, अधिकार है। थर्ड है सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। भाई राष्ट्रवाद के नाम पे जब प्रतीक बनाते हैं आप, कि इस क्रांति में तिरंगा झंडा, राष्ट्रगान और राष्ट्र सेना को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। यानी कि इस क्रांति के दौरान में हमने देखा कि उनका झंडा जो था ना, उनका झंडा तिरंगा नहीं था, कोई तिरंगा, ये देख लेना एक बार, तिरंगा मतलब होता 3 रंग वाला झंडा, ठीक है, देख लेना इनके में तिरंगा ये क्या है, ठीक है। इनका झंडा, इनका राष्ट्रगान, इनकी राष्ट्र सेना, इन सब का क्या हो गया, नेतृत्व करना शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी यहाँ पे उभर के आने लगी। चौथा है अन्य देशों को प्रेरणा। अन्य देशों को प्रेरणा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अन्य देशों को प्रेरणा मिलने लगी भाई। बाकी देश जो बैठे हुए थे बेचारे कि भाई हमें भी कोई हेल्प करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उन लोगों को पता चल गया कि भैया नहीं, जब फ्रांस अपने देश को अपना देश कह सकता है, वहाँ पे क्रांति हो रही है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वहाँ के लोग अपने देश को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं? हम लोगों को भी लड़ना चाहिए, हम लोगों को भी अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, हम लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हम लोगों को भी एक अधिकार मिलना चाहिए। और जब अधिकारों की लड़ाई होती है तो देश क्या, सब कुछ अपना हो जाता है। और हर देश अब इनसे प्रेरणा ले रहा है। हर देश, यूरोपीय देशों के अंदर खलबली मच गई, राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए। एंड जो बची कुची फ्यूडल सिस्टम था, यानी सामंती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इंडिया के अंदर जमींदारी व्यवस्था थी, वहाँ पे सामंती व्यवस्था थी। जिस सामंती व्यवस्था का मतलब होता है कि बड़े बड़े किसान छोटे छोटे किसानों पर अपना नियंत्रण रखते हैं। अब वो भी नियंत्रण रखना खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो हमारी ज़मीनों पे कब्जा करके हम ही पे टैक्स लगा के हम ही इसको लूट रहे हैं। तो पहले इनको ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता स्थापित हो पाएगी। और इस तरीके से एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम हुआ, यानी कि सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। ठीक है, तो कैसे लगे ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को? प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे सॉल्यूशन दिया इसका। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्वेश्चन पेपर है, किसने भी जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है, वो सारी आप लोग देख लीजिएगा। जितना हो सके वीडियोस देखो, जितना हो सके मेरे से PDF ले लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उतना कर लो, बट पढ़ाई पे फोकस कर लो, क्योंकि 2 दिन ज़्यादा नहीं होते आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आई एम हियर, डोंट फियर। और अरे SST है यार, बहुत ईजी है, इतना वो नहीं लेना तुमको, क्या बोलते हो उसे, हाँ, इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।